Hello learners, this is Meenu and welcome back to my channel Economic Words, where I teach economics in a very simple yet comprehensive way. This is part 5 of chapter Production and Cost of class 11th NCERT, and in this part we will be covering the short run average costs and marginal cost. 4 parts of this chapter have already been done and I am assuming that you have already watched those parts, and in case you haven't, then the link is given in the description box. And you guys can also follow me on my Instagram page at Economic Words. So without any delay, let's get started. तो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द टोटल कॉस्ट. क्या होती है कि किसी भी कॉमोडिटी के प्रोडक्शन में एक प्रोड्यूसर द्वारा जो भी टोटल खर्च किया जाता है, जितना भी उसका कुल खर्च होता है, दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट या फिर कुल लागत. तो अब हम टोटल कॉस्ट तो देख चुके हैं. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. मतलब कि अब हम जानना चाहते हैं एवरेज कॉस्ट को. मीन्स हर यूनिट को बनाने में एक प्रोड्यूसर का कितना खर्च आता है, हम अब यह जानना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि 100 शर्ट्स को बनाने की जो कुल लागत है, जो टोटल कॉस्ट है, जो कुल खर्चा है, वो एक प्रोड्यूसर का होता है 20,000 रुपीज़. तो जब ये तो हमने बात की है टोटल कॉस्ट की. जब हम एवरेज कॉस्ट को जानना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हम हर यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट का पता करना चाहते हैं. मीन्स कि हर एक यूनिट को जो है, एक यूनिट ऑफ शर्ट को या फिर एक शर्ट को जो है बनाने की लागत को जो हम जानना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट. क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है बच्चा पर यूनिट. सो when we want to know per unit cost of a commodity or per unit cost of production of a commodity, then there comes the concept of average cost. And in the short run there are three types of per unit cost. First is average fixed cost denoted by AFC, second is average variable cost denoted by AVC, and third is average total cost denoted by ATC. And basically जो AFC और AVC होता है वो क्या है, वो ATC के ही पार्ट्स हैं. और जब इन दोनों को हम ऐड ऑन कर देते हैं, इनकी वैल्यूज़ को जब हम ऐड ऑन कर देते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिलती है, हमें मिलती है ATC की वैल्यू. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फर्स्ट. तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स हर यूनिट को बनाने में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी आई है एक प्रोड्यूसर के द्वारा. फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चा? फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स और फिक्स्ड इनपुट्स बाय द प्रोड्यूसर. लाइक क्या हो गया, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, रेंट हो गया, या फिर परचेज एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ मशीन्स एंड देयर मेंटेनेंस, या फिर सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ हो गया. तो इन सभी चीज़ों पर जो खर्च किया जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में हम जानना चाहते हैं कि इस फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट कितना है, राइट. इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स. की सपोज करते हैं कि 100 यूनिट्स या फिर 100 शर्ट्स जो है एक प्रोड्यूसर के द्वारा बनाई जा रही है, जिसकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है, वो है 10,000 रुपीज़. यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की. ना ही मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रही हूँ, ना ही मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रही हूँ. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट ओनली. तो 100 शर्ट्स को बनाने की जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है, 10,000 रुपीज़ है. तो एक शर्ट को बनाने की जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो कितनी आ जाएगी, दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1. तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़. तो जो ये 100 रुपीज़ है स्टूडेंट्स, ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिनोटेड बाय AFC. मीन्स AFC की वैल्यू है ये 100 रुपीज़. तो जो 10,000 रुपीज़ है बच्चा, वो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू. और जो ये 100 रुपीज़, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या जाना है, यहाँ पर हमने जानी है पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़. तो ये क्या है, ये है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. There is a formula also to calculate the average fixed cost. वो कैसे होगी, when we divide TFC by Q, मीन्स जब हम डिवाइड कर देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी AFC की वैल्यू. वेयर AFC is average fixed cost, TFC is total fixed cost, and Q denotes the quantity of output. And one more thing is कि जो AFC है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, वो फॉल होती है. दैट फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट. क्यों, इसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज करते हैं तो AFC फॉल होती है. इसके पीछे कारण क्या है
क्योंकि जो हमारी TFC है, जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, वो सेम रहती है एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। मतलब कि चाहे एक फॉर्म बंद है, मतलब कि उस बंद इन द सेंस कि उसका आउटपुट 0 है, चाहे उसका आउटपुट है 100 यूनिट्स, चाहे उसका आउटपुट है 10,000 यूनिट्स, जो TFC की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी, TFC जो है सेम रहेगी, जिसकी वजह से जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो फॉल होती जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड AFC विद द हेल्प ऑफ इट शेड्यूल एंड डायग्राम। पहले हम शेड्यूल देख लेते हैं। इन द फर्स्ट कॉलम वी हैव शोन आउटपुट in terms of units. In the second column we have shown TFC which is measured in terms of rupees, and in the last column we have shown average fixed cost which is shown in terms of or which is measured in terms of rupees. तो स्टूडेंट्स आउटपुट जब हमारा 0 था तो हमारी TFC क्या थी? हमारी TFC थी 12, क्योंकि हमारी TFC कभी भी 0 नहीं होती है चाहे एक फॉर्म कुछ भी प्रोड्यूस ना करे। ये हमने अपने लास्ट जो है लेक्चर में अच्छे से देखा था। तो हमारी TFC यहाँ पर 12 है, तो AFC की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, मतलब कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बट जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा फ्रॉम 0 to 1 यूनिट, तो जो हमारी AFC है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 12 रुपीज़, क्योंकि AFC को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? इस TFC डिवाइडेड बाय Q। तो TFC की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 12, और क्वांटिटी कितनी है? 1 यूनिट, तो AFC कितनी हो जाएगी? 12। फर्दर आउटपुट को इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 1 यूनिट टू 2 यूनिट्स, तो हमारी AFC क्या हो जाएगी? 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। फर्दर आउटपुट को इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 2 यूनिट्स टू 3 यूनिट्स, तो हमारी हमारी AFC क्या हो जाएगी? 12 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 12 किसकी वैल्यू है? TFC की, और अभी आउटपुट कितना है? 3 यूनिट्स। तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, मीन्स फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 4 रुपीज़। फर्दर अगर हम इसको अपने आउटपुट को इंक्रीज करते रहेंगे तो हमारी AFC जो है फर्दर क्या होगी? फर्दर जो है फॉल होती रहेगी। तो यहाँ से हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to 1, 1 to 2 एंड सो ऑन, तो हमारी AFC क्या हो रही है? हमारी AFC जो है फॉल हो रही है फ्रॉम 12 to 6, 6 to 4 एंड सो ऑन। एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने शो किया है आउटपुट को, एंड वाई एक्सिस पे हमने शो किया है एवरेज फिक्स कॉस्ट को। तो जब हम इन कॉम्बिनेशंस को जो है प्लॉट करते हैं, मतलब कि इन वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं आउटपुट और एवरेज फिक्स कॉस्ट की, तो हमें पॉइंट्स मिलते हैं A, B, C, D एंड E। एंड व्हेन वी जॉइन दीज पॉइंट्स तो हमें क्या मिलते हैं? हमें मिलती है हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है वो क्या हो रही है? वो थ्रू आउट जो है वो फॉल हो रही है, राइट? तो जैसे जैसे हम अपने आउटपुट को इंक्रीज करते हैं हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है फॉल होती है। क्यों? क्योंकि हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? वो सेम है हर लेवल ऑफ आउटपुट पर। आप देख भी सकते हैं यहाँ से। एंड स्टूडेंट्स जो हमारी AFC कर्व होती है, हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व होती है, उसकी शेप होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज सेम। चाहे वो पॉइंट A हो, चाहे वो पॉइंट C हो, चाहे वो पॉइंट E हो, जो एरिया होगा हर रेक्टेंगल का वो क्या होगा? वो सेम होगा। मीन्स यदि मैं कह रही हूँ कि कोई कर्व क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कर्व के किसी भी पॉइंट से अगर मैं रेक्टेंगल बनाती हूँ, उन सभी रेक्टेंगल्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा? सेम होगा। और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अभी हम यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर अपने पास AFC कर्व है और इससे हम बोल रहे हैं कि ये क्या है? इसकी शेप क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो हम पहले पॉइंट A को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना आता है। हमारा रेक्टेंगल कौन सा है? यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल है ये वाला, दिस वन। तो दिस इज पॉइंट A, दिस इज O, इसको हम मान लेते हैं E, दिस इज F एंड दिस इज G, राइट? तो यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल हो गया OFAG। तो OFAG रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या है? लेंथ है OF, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है? वो है FA। मीन्स OF इंटू FA से हम जो है एरिया ऑफ
रेक्टेंगल OFAG निकाल सकते हैं। तो OF की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर OF की वैल्यू है 12 और FA की वैल्यू कितनी है, मतलब कि FA की वैल्यू कितनी है, ये है 1 के इक्वल है ये। तो 12 इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास आ गया 12। तो मतलब कि OFAG का जो एरिया है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 12। अब हम देख लेते हैं पॉइंट C को। पॉइंट C पर जो हमारा रेक्टेंगल बन रहा है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, वो है ये वाला। तो यहाँ पर जो है हम डिनोट कर लेते हैं इसको कि सपोज ये जो है हमारा पॉइंट है, ये है J और ये जो है ये है K। एक सेकेंड इसको फिर से देखते हैं। पॉइंट C पर हमारा रेक्टेंगल जो है ये वाला बन रहा है। सो दिस इज पॉइंट J एंड दिस इज पॉइंट K। तो यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल हो गया OJCK। तो लेंथ हो गई OJ और JC क्या होगी, इसकी ब्रेड्थ होगी। तो OJ की वैल्यू हो गई 4 एंड JC की वैल्यू होगी हमारे पास 3। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास एरिया की वैल्यू आई है वो 12 आई है। तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, एरिया की वैल्यू जो है सेम होगी। दैट्स वाई वी कॉल द शेप ऑफ AFC एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो शेप क्या होगी स्टूडेंट्स AFC की, वो होगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाउ नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अभी एवरेज का मतलब आपको समझ में आ चुका है कि पर यूनिट है। वेरिएबल का मतलब हो गया कि वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट का मतलब आपको पता ही है कि खर्च है। तो इट रेफर्स टू द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि वेरिएबल फैक्टर्स को परचेज करने पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ती है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज व्हेन वी डिवाइड TFC बाय Q, मतलब कि जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, तो हमें क्या मिल जाती है, हमें AVC मिल जाती है। AVC मीन्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। TVC किसको डिनोट करती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, एंड Q डिनोट करता है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को। तो AVC क्या होगी, AVC होगी TVC डिवाइडेड बाय Q एंड इट इज द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। नाउ हम AVC को समझ लेते हैं इसके शेड्यूल एंड डायग्राम की हेल्प से। पहले शेड्यूल देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में फिर से हमने आउटपुट लिया है, सेकंड कॉलम में हमने TVC लिया है, थर्ड कॉलम में हमने लिया है AVC को। तो जब हमारा आउटपुट 0 है तो हमें पता है कि हमारी TVC जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 0 होती है। तो AVC इस केस में क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। बट जब आउटपुट इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 to 1 यूनिट्स, तो हमारी TVC हमने अज्यूम कर ली है कितनी है, 6 है। तो AVC भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मीन्स इट, जब हम फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पर AVC और TVC की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है, क्योंकि AVC क्या होती है, TVC डिवाइडेड बाय Q। तो TVC की वैल्यू है 6 और 1 क्या है, आउटपुट की वैल्यू। तो 6 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास आ जाएगा 6। फर्दर आउटपुट को इंक्रीज किया फ्रॉम 1 यूनिट टू सेकेंड यूनिट, फ्रॉम 1 यूनिट टू 2 यूनिट्स, तो हमारी TVC है 10 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी AVC की वैल्यू आई है वो आई है 5। फर्दर हम आउटपुट को जो है इंक्रीज करते रहेंगे और हमारी AVC की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी 5, 6, 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जब हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारी AVC है वो क्या हो रही है, वो पहले जो है डिक्रीज हो रही है, उसके बाद एक लेवल पर आकर जो है कांस्टेंट हो गई है और उसके बाद इट स्टार्ट्स राइजिंग। नाउ हम एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, आउटपुट को, और वाई एक्सिस पर हमने लिया है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। एंड व्हेन वी प्लॉट दीज वैल्यूज ऑफ आउटपुट एंड कॉस्ट ऑन ग्राफ, वी गेट, हमें क्या मिलते हैं, वी गेट दीज पॉइंट्स, जो कि लेट्स से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज C, दिस इज D, E एंड F। एंड बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स हमें क्या मिलती है, हमें मिल जाती है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, राइट, जो क्या है विच इज ऑलमोस्ट U शेप्ड। तो शेप ऑफ AVC क्या हो गया, शेप ऑफ AVC हो गया U। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द टेबल एंड डायग्राम। हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया था अभी कि जो AVC है वो पहले क्या हो रही है, वो पहले फॉल हो रही है, उसके बाद एक लेवल पर आकर जो कांस्टेंट हो जाती है, फिर अपने मिनिमम पर पहुँच गई है, जो कि क्या है 5। जब वो 5 रुपीज़ है वो क्या है, उसका मिनिमम वैल्यू है।
उसके बाद क्या हो जाती है, इट स्टार्ट्स राइजिंग और इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। पहले क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर अपने मिनिमम पर पहुंच रही है और उसके बाद क्या इंक्रीज हो रही है। और ये हम अपने डायग्राम्स की हेल्प से भी देख सकते हैं कि हमारी एवीसी पहले क्या हो रही है, हमारी एवीसी फॉल हो रही है, यहाँ पर आकर वो क्या हो गई है, यहाँ पर आकर वो कांस्टेंट होगी या फिर अपने मिनिमम पर पहुंच गई है और इसके बाद क्या हो गई, इट स्टार्ट्स राइजिंग, राइट। तो ऐसा हो क्यों रहा है, अब क्वेश्चन ये है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पहले फॉल होती है, फिर मिनिमम पर पहुंच जाती है और फिर इंक्रीज हो जाती है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज वी डिराइव आर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टीवी से हमने देखा था इन आर लास्ट वीडियो कि पहले क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी एट डिमिनिशिंग रेट, उसके बाद क्या होती है, ये कांस्टेंट हो जाती है और फाइनली क्या होती है, ये इंक्रीज होती है एट इंक्रीजिंग रेट। पहले इंक्रीज होती है डिमिनिशिंग रेट, फिर कांस्टेंट हो जाती है और फाइनली इंक्रीज होती है एट इंक्रीजिंग रेट। और ऐसा हो क्यों रहा था, रीजन मैंने आपको बताया था, क्या था, द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वर्किंग की वजह से, उसके अप्लाई होने की वजह से जो टीवीसी है वो पहले इंक्रीज तो होती है बट एट डिमिनिशिंग रेट, फिर कांस्टेंट हो जाती है एक लेवल ऑफ आउटपुट पर पहुंचकर, और उसके बाद अगर फर्दर आउटपुट इंक्रीज किया जाता है जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है एट इंक्रीजिंग रेट। इसीलिए जब इनिशियली प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो जो हमारी एवीसी है और जो एटीसी है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, वो क्या होती है, वो इनिशियली फॉल होती है। क्यों होती है, इसका रीज़न मैंने आपको पिछले जो है लेक्चर में भी बताया था, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होती है उसमें जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वो बहुत एक एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका भी एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है, और जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली वो फॉल होगी। इसीलिए जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड और जो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट होती है, विच इज़ द सम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वो क्या होती है, वो इनिशियली फॉल होती है विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। उसके बाद ही अपने मिनिमम पर पहुंच जाती है। मिनिमम पर कब पहुंचेंगी, जब फर्म को अपना एक बेस्ट ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मिल जाएगा फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स का, वहां पर जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, वो अपने मिनिमम पर पहुंच जाएगी। और फर्दर अगर एक फर्म अपने आउटपुट को इंक्रीज करेगी तो वहां से जो पर यूनिट कॉस्ट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब मिसमैच हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं पुअर कोऑर्डिनेशन हो रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, कि या तो फिक्स फैक्टर्स की कमी पड़ रही है या फिर जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो फॉल हो रही है ड्यू टू द पुअर कोऑर्डिनेशन और मिसमैच बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसीलिए हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले फॉल होती है विद द इंक्रीज इन आउटपुट, क्योंकि हमारे फैक्टर्स जो वेरिएबल फैक्टर्स है वो बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, फिक्स फैक्टर्स बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। उसके बाद ये अपने मिनिमम पर पहुंच जाती है और फर्दर अगर आउटपुट को इंक्रीज करते हैं तो जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमने अभी पढ़ लिया है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले फॉल होती है, फिर अपने मिनिमम पर पहुंच जाती है और फाइनली जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और शेप ऑफ एवीसी मैंने आपको बताया था क्या है, यू शेप, जो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज एवरेज टोटल कॉस्ट। अब एवरेज टोटल कॉस्ट, बच्चा नाम से ही पता लग रहा है कि किसी चीज़ का टोटल है। अब ये टोटल है किसका, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। मतलब कि जब हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जो है ऐड ऑन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, एवरेज टोटल कॉस्ट। सो इट रेफर्स टू द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट की पर यूनिट है चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट की पर यूनिट है, इन दोनों को ऐड ऑन करने पर हम बोल देते हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्या है, इट्स नथिंग जस्ट द समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और हम इसको टोटल कॉस्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने एएफसी एंड एवीसी को किया था वैसे ही हम एटीसी या फिर हम इसको एसी से भी डिनोट कर देते हैं। तो एसी क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, मीन्स इफ वी डिवाइड टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट तो हमें क्या मिल जाता है, हमें हमारी एवरेज कॉस्ट की वैल्यू मिल जाती है।
और स्टूडेंट्स एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट भी क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में आउटपुट के इंक्रीज होने की वजह से ये जो है फॉल होती है, उसके बाद अपने मिनिमम पर पहुंच जाती है और जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा वो क्या हो जाएगी, अपने मिनिमम पर पहुंचने के बाद जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. सो इन द बिगनिंग एवरेज टोटल कॉस्ट ऑल्सो फॉल्स एज आउटपुट राइजेस, बट आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम इट स्टार्ट्स राइजिंग विद द राइज इन आउटपुट. अभी रीजन मैंने आपको बताया था, द वर्किंग ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. अब हम इसको इसके शेड्यूल एंड डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं. फर्स्ट कॉलम में हमने लिया है आउटपुट को, इन द सेकंड कॉलम वी हैव शोन AFC, इन द थर्ड कॉलम वी हैव टेकन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन द लास्ट कॉलम वी हैव शोन एवरेज टोटल कॉस्ट. और ये सारी कॉस्ट को हमने रिप्रेजेंट किया है किससे, रुपीज से, और आउटपुट को हम जो है मेजर कर रहे हैं यूनिट्स में. तो जब 0 था तो ये सारा आप देख चुके हैं. जब आउटपुट जो है 1 होगा, मतलब कि जब हम आउटपुट को जो है 1 यूनिट ऑफ कॉमोडिटी जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो AFC हमारी 12 थी, ABC हमारी 6 थी, ATC क्या हो जाएगी, ATC हमारी हो जाएगी 12 + 6 = 18, राइट. जब हम आउटपुट फर्दर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आउटपुट AFC थी हमारे 6, ABC थी हमारी 5, और जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ATC की वैल्यू मिल जाएगी 11. फर्दर आउटपुट इंक्रीज हुआ फ्रॉम 2 to 3 यूनिट्स. AFC हमारी यहाँ पर थी 4 रुपीज़, ABC थी हमारी 5 रुपीज़. इन दोनों को फर्दर ऐड करेंगे तो हमारे पास ATC की वैल्यू आ जाएगी क्या, 9 रुपीज़. और इसी तरीके से हम बाकी सारी वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे ATC की, AFC एंड ABC के वैल्यूज़ को जो है ऐड ऑन करके. सिर्फ सिंपली हमें क्या करना है, एडिशन करना है, तो हमें हमारी ATC की वैल्यू जो है मिल जाएगी. इसको हमने डायग्राम की हेल्प से भी हम एक बार इसको देख लेते हैं. एक्स एक्सिस पे फर्दर हमने फिर से आउटपुट को लिया है, वाई एक्सिस पर हमने लिया है एवरेज टोटल कॉस्ट को, और ये सारे पॉइंट्स हमने जो है प्लॉट किए हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ आउटपुट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट. तो हमें जो है क्या मिल जाती है, हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट मिल जाती है अगर हम इन सभी पॉइंट्स को जो है एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं. तो ATC की शेप भी स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता लग रही है क्या है, ATC इज ऑल्सो अ यू शेप्ड कर्व. क्या है, यू शेप्ड कर्व. ये भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4 यूनिट्स, तो हमारी ATC क्या है, हमारी ATC जो है फॉल हो रही है 18 to 11, 11 to 9, और 9 पर आकर क्या हो गई है, अपने मिनिमम पर पहुँच गई, मीन्स कॉन्स्टेंट हो गई एक तरीके से. और इसके बाद जो है क्या हो गई है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है. तो इनिशियली ATC फॉल होती है, फिर अपने मिनिमम पर पहुँच जाती है, और उसके बाद अगर हम आउटपुट को इंक्रीज करते हैं तो हमारी ATC क्या होती है, हमारी ATC भी जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. रीजन, द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, राइट. शेप क्या है, ATC इज यू शेप्ड. अब एक बार रिलेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स बिटवीन AFC, ABC एंड ATC. एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट लिया है, वाई एक्सिस पर हमने लिया है कॉस्ट को. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो है वो ध्यान रखने वाली है, जिसमें से फर्स्ट है दैट ATC कर्व जो है दैट विल ऑलवेज लाई अबव AVC कर्व एंड AFC कर्व. ऐसा क्यों, क्योंकि जो ATC कर्व है बच्चा वो क्या है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ AVC एंड AFC. तो ये तो ऑब्वियस है दैट ATC विल ऑलवेज लाई अबव AVC एंड AFC, हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि ये है ही AVC एंड AFC का सम टोटल. So, ATC curve will always lie above AVC and AFC curve. The second thing to remember is that AVC reaches its minimum before the minimum of ATC. मतलब कि जो AVC है वो अपने मिनिमम पर, सपोज कि यहाँ पर इसका मिनिमम है, ये पहले पहुँच जाती है. Let's say this level of output is Q1. किससे पहले, ATC के मिनिमम से पहले, कि ATC अपने मिनिमम लेवल पर जो है बाद में पहुंचती है और AVC जो है अपने मिनिमम लेवल पर पहले पहुंच जाते हैं. लेट्स से द मिनिमम लेवल ऑफ ATC इज डिनोटेड बाय द आउटपुट लेवल Q2. तो यहाँ से हम देख सकते हैं दैट द मिनिमम ऑफ AVC जो है कम्स बिफोर द मिनिमम ऑफ ATC. इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ATC क्या है, ATC में दोनों चीज़ें इंक्लूड हो रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी.
और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम देख सकते हैं कि थ्रू आउट फॉल हो रही है, इसीलिए जो एटीसी का मिनिमम है वो एवीसी के मिनिमम के बाद आता है। इन स्टूडेंट्स यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि एवीसी जो है अपने मिनिमम पर पहुँचने के बाद जो है इट हैज स्टार्टेड राइजिंग, बट जो एटीसी है वो स्टिल क्या हो रही है, दैट इज फॉलिंग। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो अभी भी फॉल हो रही है, एंड द रेट एट विच एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज फॉलिंग, ये क्या कर देती है, ऑफसेट कर देती है द रेट एट विच एवीसी इज राइजिंग। मीन्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की जो फॉलिंग रेट है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द रेट एट विच एवीसी इज राइजिंग। बट एटीसी जैसे ही अपने मिनिमम पर पहुंचेगी उसके बाद इट विल स्टार्ट राइजिंग विद इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। क्यों? क्योंकि अब रिवर्स हो गया है कि अब एवीसी की जो इंक्रीजिंग रेट है उसने ऑफसेट कर दिया है एएफसी की फॉलिंग रेट को। मीन्स एवीसी अब एक ज़्यादा रेट पर इंक्रीज हो रही है, इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ मच हायर रेट देन द रेट एट विच एएफसी इज़ फॉलिंग। इसीलिए अब एवीसी ने जो है एटीसी ने जो है इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए पहले एटीसी फॉल हो रही है, अपने मिनिमम पर पहुंचती है और उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और एटीसी का मिनिमम हमेशा एवीसी के मिनिमम के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली एएफसी में जो फॉल हो रहा है वो ज़्यादा रेट से हो रहा है देन द रेट एट विच एवीसी इज इंक्रीजिंग। उसके बाद एवीसी की इंक्रीजिंग रेट जो है वो ज़्यादा हो जाती है इन कंपेरिजन टू द रेट एट विच एएफसी इज फॉलिंग। एंड थर्ड पॉइंट टू रिमेंबर इज कि जैसे जैसे आउटपुट लेवल इंक्रीज हो रहा है, हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि जो डिफरेंस और जो गैप है बिटवीन एटीसी एंड एवीसी वो क्या हो रहा है, वो फॉल हो रहा है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जो एएफसी है वो थ्रू आउट जो है फॉल हो रही है, वो कॉन्टिन्यूसली फॉल हो रही है विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। बट जो ये कर्व्स है एटीसी एंड एवीसी, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी एएफसी है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, इसीलिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एएफसी कभी ज़ीरो नहीं होगी। एंड एएफसी इज द डिफरेंस बिटवीन एटीसी एंड एवीसी। दैट्स व्हाई एटीसी एंड एवीसी कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो आई हैव रिटन दीज पॉइंट्स. First is ATC curve will always lie above AVC curve because AC is the sum total of AVC and AFC. Second thing to remember is AVC reaches its minimum level before ATC. And third is as the level of output increases, the gap between ATC and AVC decreases. क्यों? क्योंकि AVC जो है थ्रू आउट जो है फॉल हो रही है, कॉन्टिन्यूसली फॉल हो रही है जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होता है, बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. रीजन क्या बताया था कि क्योंकि AFC जो है कभी भी जीरो नहीं होगी, इसलिए ATC एंड AVC कब कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. राइट? सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नाउ नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल का मतलब आप सभी को पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, इज एडिशनल. राइट? और कॉस्ट मीन्स लागत और खर्च. सो मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड. मीन्स जब एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट या फिर कॉमोडिटी की जब एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस की जाती है तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल देते हैं मार्जिनल कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पर हमने आउटपुट को लिया है और यहाँ पर हमने लिया है टोटल कॉस्ट को. लेट्स से कि 10 यूनिट्स एक कॉमोडिटी की, या फिर हम बोल सकते हैं, हम शर्ट्स के एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि 10 शर्ट्स को प्रोड्यूस करने की जो टोटल कॉस्ट है वो है 2000 रुपीज़. अब प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम 10 शर्ट्स टू 11 शर्ट्स और टोटल कॉस्ट बढ़कर हो गई है 2200 रुपीज़. तो स्टूडेंट्स अब इस एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या होगी, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट. एक एक्स्ट्रा यूनिट मतलब कि 10 शर्ट से जो 11th शर्ट जो प्रोड्यूस हुई है, ये एक एक्स्ट्रा यूनिट जो प्रोड्यूस हुई है उसकी वजह से इस टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया है वो किसे डिनोट करता है, वो डिनोट करता है मार्जिनल कॉस्ट को. और वो क्या हो जाएगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना आया है, 2000 टू 2200 हुआ है तो कितना हो गया, 200 का चेंज आया है. और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में कितना चेंज हुआ है, ये हुआ है एक शर्ट का, कि पहले 10 शर्ट्स थी अब 11 शर्ट्स हो गई है, तो एक शर्ट से इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन, तो
200 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 रुपीज़। तो जो ये 200 रुपीज़ हैं ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट को। और फॉर्मूला भी होता है टू कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट, जो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। या फिर दूसरा फॉर्मूला भी है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स, राइट। इसको हम अब शेड्यूल एंड डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। फर्स्ट सी द शेड्यूल। फर्स्ट कॉलम में हमने फिर से आउटपुट को लिया है, सेकंड कॉलम में हमने लिया है टोटल कॉस्ट को, एंड इन द लास्ट कॉलम वी हैव टेकन मार्जिनल कॉस्ट। तो स्टूडेंट जब आउटपुट 0 था, टोटल कॉस्ट थी 20, तो यहाँ पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमें नहीं पता, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बट जब आउटपुट इंक्रीज हुआ फ्रॉम 0 to 1 यूनिट्स, तो हमारी टोटल कॉस्ट जो है इंक्रीज होगी फ्रॉम 20 to 38 रुपीज़। तो यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TC बाय डेल्टा Q। तो चेंज इन TC कितना हुआ है, चेंज इन TC हुआ है 18 रुपीज़ से, और आउटपुट में कितना चेंज हुआ है वो हुआ है 1 यूनिट से। तो 18 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा, इज 18 रुपीज़। तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी 18 रुपीज़। फर्दर आउटपुट को इंक्रीज किया बाय 1 यूनिट, दैट इज फ्रॉम 1 यूनिट टू 2 यूनिट्स। तो यहाँ पर फिर से हमारा आउटपुट 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ है। टोटल कॉस्ट जो है हमारी इंक्रीज हो गई फ्रॉम 38 to 50। तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, टोटल कॉस्ट में चेंज आया है 12 रुपीज़ से, मतलब कि 12 रुपीज़ से हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी चेंज इन TC जो कि है 12 डिवाइडेड बाई चेंज इन आउटपुट जो कि है 1। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी हो जाएगी क्या 12 रुपीज़। फर्दर आउटपुट इंक्रीज हुआ फ्रॉम 2 to 3 यूनिट्स। फर्दर मतलब कि 1 यूनिट से ही आउटपुट इंक्रीज हुआ है। टोटल कॉस्ट जो है इंक्रीज हुई है फ्रॉम 50 to 60, जो कि कितने से इंक्रीज हुई है 10 रुपीज़ से। तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी हमारी 10 रुपीज़। क्यों, क्योंकि चेंज इन टोटल कॉस्ट हुआ है 10 से, चेंज इन आउटपुट हुआ है 1 यूनिट से। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 10। और इसी तरीके से हम बाकी वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे मार्जिनल कॉस्ट की। नाउ सी द डायग्राम। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, जब हम इन सारी वैल्यूज़ ऑफ आउटपुट एंड मार्जिनल कॉस्ट की इन सभी वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे इस डायग्राम में, तो हमें हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है कुछ इस शेप की मिलेगी, जो कि क्या है यू शेप्ड। तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी जो है क्या होती है, यू शेप्ड होती है। मतलब कि पहले ये फॉल होती है, फिर अपने मिनिमम पर पहुँचती है, और अपने मिनिमम पर पहुँचने के बाद क्या होती है, इट स्टार्ट्स राइजिंग। ऐसा क्यों है, रीज़न मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ आपको कि वर्किंग ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ऐसा होता है कि जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो पहले फॉल होती है, उसके बाद अपने मिनिमम पर पहुँचती है, एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स राइजिंग, राइट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, दैट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट टू द चेंज इन आउटपुट। की एक एक्स्ट्रा यूनिट जब भी प्रोड्यूस करेंगे, एक एडिशनल यूनिट जब भी किसी कमोडिटी के प्रोड्यूस करेंगे, तो उसकी वजह से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल कॉस्ट को। एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड विच फर्स्ट falls with the increase in output, then it reaches its minimum, and after reaching its minimum it starts rising with the increase in the quantity of output. शेप क्या है, यू शेप्ड है। So students, this was all about this lecture, and I hope this video was useful for you, and if it was, then do like the video, subscribe, share it with your friends, and do not forget to subscribe to my channel. Thank you very much, and keep learning with economic words.